हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसका आज हमारा यहाँ पर 9 पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। सेशन नंबर 9 को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एंड किए थे वहीं से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। तो आगे आज हम लोग यहाँ पर इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा चैनल को, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। और एमपीटेट ग्रेड 2 की स्पेसिफिक यदि हम लोग बात करें तो प्री और मेंस दोनों की ही टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो जो भी टेस्ट सीरीज़ आप बाय करना चाहते हैं आप ऐप पर एक बार विजिट कर सकते हो, और कोई भी डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीडीपी वगैरह, तो वो सारे कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप 6 PM लाइव सीडीपी सेशन में आ सकते हैं, वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन पर है। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, और कार्बन वगैरह के बारे में जस्ट हम लोगों ने कल जो लास्ट टॉपिक था वो विरंजक चूर्ण था, ब्लीचिंग पाउडर था, वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको एक बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला है कि विरंजक चूर्ण जो है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है शुष्क बूझे हुए चूने यानी कि CaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, आपको बताना क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो आपका दिमाग पूरा ऐसा हो जाना चाहिए कि बस वो क्या कर रहा है, नेगेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको ये नेगेटिव लग रहा है? दूसरा, विरंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। विरंजक चूर्ण को क्लोरोनीकृत चूने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को भी संक्रमित करने के लिए किया जाता है। देखो ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो हमको ऐसा लगता है ना ये कहीं पढ़ा हुआ है और हमने देखा था इसका आंसर मान लो ऑप्शन नंबर बी होता है, तो हमने बोल दिया कि हाँ पहले वहाँ पर भी बी लगाया था, दैट मीन्स ये बी होगा। तो ये स्कूल वाली एग्जाम नहीं है। जैसे यहाँ पर इसने पूछा है कि सही नहीं है, मान लो वो वहाँ पर पूछ लेकिन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन कुछ थोड़े घुमा फिरा कर अगर वो देता है, ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है कुछ अपन ध्यान रखते हुए चलेंगे। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट बताना है। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है, चलिए देखिए और आंसर करिए। देखो पहला तो ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है शुष्क बूझे चूने पर COH ट्वाइस पर क्लोरीन की यदि हम लोग इस पर क्लोरीन के साथ क्रिया करवाते हैं तब जाकर हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। विरंजक चूर्ण कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के कार्य में, अपचायक के रूप में यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर तो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा ना ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। अपचायक जो प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक धीमा कर देते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन देता है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, मान लो किसी एलिमेंट में कोई भी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक बोला जाता है। ठीक है, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, दैट मीन्स यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको गलत बताना था, ये वाली चीज़ गलत है, क्योंकि ये अपचायक नहीं होता है, ये ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, चलिए विरंजक चूर्ण को क्लोरोनीकृत चूने के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। ठीक है, क्लोरोनीनेटेड जो है लाइम के रूप में इसको जाना जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को भी संक्रमित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कल हमने स्टार्टिंग इस टॉपिक क्या किया था, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिए थे, उसमें हमने देखा था कि वाटर को क्लीन करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप डिटेल देखना चाहें तो ये सारा डिटेल एक साथ लिखा हुआ है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है, COCl ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। COH ट्वाइस जो है जो बूझा चूना होता है उस पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा इसको रेडी किया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक पूरा रिएक्शन बनाकर देख सकते हैं, है ना। इसका उपयोग पेयजल में शुद्धिकरण में क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, इसीलिए इसे क्लोरोनीकृत चूर्ण के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग कपास, कागज की लुगदी आदि के विरंजन में, पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में और प्रयोगशाला तथा उद्योगों में एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कभी भी अपचायक नहीं होते, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है या ब्रोमीन होता है। तो हमने देखा, अभी इसका फॉर्मूला देख ही लिया है। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का, Ca
OCl का ट्वाइस, ठीक है, ये होता है। तो ये क्लोरीन, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन होता है, ये रहा आपका क्लोरीन। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अभी जस्ट आपने देखा ही था प्रीवियस क्वेश्चन में। पीने के जल के शुद्धिकरण के लिए, प्योरीफाई करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 को देखिएगा। पीने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने वाले जल में विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। इस मामले में विरंजक चूर्ण की भूमिका क्या है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं प्योरीफाई के लिए, है ना, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, तो ये करता क्या है एक्चुअल में, ये रोगाणुनाशी है, मतलब जो पानी है उसको डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब उसके अंदर जितने भी रोगाणु हैं उनको खत्म कर देता है, ठीक है। विरंजन कारक के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर अशुद्धता को निकालने में या फिर pH वैल्यू को कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है कि वाटर का जो pH वैल्यू होता है 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो ये उस pH वैल्यू को क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा हाईली एसिडिक है तो वो कम करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन का मीनिंग ये है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जो देखने में चूने की तरह सफ़ेद होता है, वही CaOCl ट्वाइस, ठीक है। इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। इसकी जो खोज है, इसका निर्माण चार्ल्स टेनेंट ने 1799 में किया था। इसका पानी के जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, रोगाणुनाशक होता है, उसमें जितने भी रोगाणु है ये उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व या आयन है जो अल्प मात्रा में स्वस्थ दांतों के विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में दांतों का कार्बुकरण यहाँ पर कर देता है ना। जैसे आपने देखा होगा दांत खिलने लग जाते हैं, उसमें कैविटीज़ आ जाती है, तो मतलब अल्प मात्रा में है तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो इससे दांत खराब होने लग जाते हैं। तो एक ही तत्व हो सकता है, लोहा, क्लोराइड, पोटेशियम या फ्लोराइड। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोराइड ही सुना है ना, कई सारे टूथपेस्ट के ऐड हम लोग देखते ही रहते हैं, तो हमको पता भी है कि फ्लोराइड तत्व जो अल्प मात्रा में लेने से स्वस्थ दांतों के विकास में हमारी मदद करता है। फ्लोराइड की कमी से दांतों का जो इनेमल है, जिसको हम लोग हिंदी में दंतवल्क बोलते हैं, यानी कि जो दांतों की ऊपर की जो परत होती है, एक्सटर्नल सरफेस जो है वो ख़त्म होती जाती है ना। और इनमें क्या होती है, कैविटी होने की जो संभावना है, बाहरी परत में कैविटी हो जाती है। अगर इसको अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये दांतों का कार्बुकरण कर देता है, जबकि कैल्शियम दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया था कि अल्प मात्रा में आवश्यक है, लेकिन अगर ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके दांत यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। किसकी वजह से, फ्लोराइड की वजह से। क्लियर है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर डॉक्टर टूथपेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर फ्लोराइड की कमी होगी तो वो टूथपेस्ट देंगे, अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो फिर उसको कम करने के लिए वो दूसरा टूथपेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर सजेस्टेड टूथपेस्ट होते हैं तो उस पर सारे फार्मूलाज लिखे हुए रहते हैं, इसमें इतनी मात्रा में ये प्रेजेंट है, इसमें इतना कैल्शियम है, इसमें इतना फ्लोराइड है, ये सारी चीज़ें। ये वाला कंसेप्ट तो आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही नहीं है। अगेन हमको एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है। अभी 4 स्टेटमेंट आपने देख ही लिए थे क्वेश्चन नंबर 128 के अंदर, ऐसे ही कुछ 4 और आपके सामने हैं। इसका जो उद्योग में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में नहीं। इसका प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। कागज कारखानों में काष्ठ लुगदी के विरंजन में, ब्लीचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। रोगाणुनाशक में, पानी को प्योरीफाई करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। उद्योग वस्त्र में के लिनन के विरंजन में आप इसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेटली इसके विरंजन में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव क्या हो गया, केवल ऑप्शन नंबर नेगेटिव है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी नई चीज़ें आपको पता चल गई, इसके एप्लीकेशंस पता चल गए कि कहाँ कहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 को देखिएगा। इस 133 को देखिए, आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। तालाब में, स्विमिंग पॉन्ड में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है। मतलब आपने ऐसा देखा होगा कि थोड़ा सा हम लोगों को ईचिंग वगैरह होती है। यदि हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा फील होता है कि इचिंग हो रही है, खुजली चल रही है। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? सबसे पहला कि इंफ्रारेड रेस के कारण होता है, क्लोरीन के कारण ये चीज़ होती है, हीट के कारण होती है, या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण। तो ये होता है आपका क्लोरीन के कारण, क्योंकि पानी में क्लोरीन प्रेजेंट होता है ना। जब ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो स्किन थोड़ा सा ऐसा खुजली वगैरह चलने लग जाती है, ठीक है, रेडनेस आ जाती है। तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जो है जल जाती है। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। संयुक्त अवस्था में साधारण नमक के रूप में पाई जाती है। शुष्क एवं बूझे हुए में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। यह गैस कीटाणुनाशक के रूप में एवं ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। कौन सा तत्व अधातु है लेकिन वो चमकीला भी है? मतलब एक अपवाद है अधातु का, ठीक है, नॉन मेटल का एक अपवाद क्या है,
कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है या आयोडीन है। आयोडीन अधात्विक तत्व भी है लेकिन एक प्रकार का चमकदार ठोस पदार्थ भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं डी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट जो है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना कार्बन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग 1 बाय 1 करके ब्लीचिंग पाउडर तक आए हैं और ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। तो जो मोस्टली गैसेस हैं, जैसे जस्ट लाइक अब अक्रिय गैसेस आ गया, फिर हैलोजन गैसेस आ जाएगा, ऐसे करके आपका पूरा केमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आज तत्वों की आवर्त सारणी ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट हो ही जाए और कल से हम लोग फिर बायो को स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए 35 को देखिएगा। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या नियोन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मोस्टली प्रयोग किया जाता है हीलियम का। हमने जब नाइट्रोजन पढ़ा था तब हमने नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया था, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, वायुमंडलीय दूसरी चीज़ों से इतना रिएक्ट नहीं करती है और ये दहन प्रक्रिया में सहायता नहीं करती है, इसीलिए हम लोग जो है टायर में नाइट्रोजन भी भरते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो मोस्टली इन चारों में से सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो है आपका हीलियम। वाईआर के टायर में भरने हेतु हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ज़मीन पर उतरते समय टायरों पर दबाव एवं घर्षण के कारण तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में जो है विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। हीलियम गैस एक प्रकार की अक्रियाशील गैस होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना यहाँ पर नल हो जाती है, मतलब विस्फोट के चांसेस बिल्कुल न के बराबर हो जाते हैं, इसीलिए हीलियम गैस यहाँ पर भरी जाती है और कंपेरेटिवली काफ़ी हल्की भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस जो है हवा में उपस्थित नहीं है? इसके आंसर यहाँ पर होगा। हाँ, अच्छा, नोबल गैसेस पता है कौन कौन सी होती है? ठीक है, अगर हम लोग देखें, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडोन है, ये सारी की सारी। अब इसमें से वायुमंडल में कौन सी गैस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती? तो रेडोन नहीं होती, बाकी सारी होती है। हीलियम आपको मिल जाएगी, ठीक है, आर्गन मिल जाएगी, नियॉन मिल जाएगी, लेकिन रेडोन नहीं होती है। देखो इसका डिटेल आप देख सकते हैं। नोबल गैस आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, वो आज आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे, उसमें अपन देख लेंगे। इन गैसों में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन आते हैं। रेडोन को छोड़कर सभी अन्य गैसेस वायुमंडल में पाई जाती है। जीनोन तथा रेडोन इस वर्ग के दुर्लभतम तत्व हैं, मतलब बहुत रेयरली ये अवेलेबल होते हैं। रेडोन रेडियो एक्टिव रेडियम के विघटन से प्राप्त होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसको इसके विघटन से हम लोग प्राप्त करते हैं, Ra226 से। ठीक है, ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है, तब जाकर हमको जो है यहाँ पर रेडोन मिलता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडियम है, इसका अगर विघटन होता है तो इससे आपको यहाँ पर रेडोन की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस यहाँ पर कौन सी है, जो बहुत ही रेयरली यहाँ पर अवेलेबल होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हीलियम, नियॉन, जीनॉन और आर्गन। एक बार से इसका थोड़ा सा डिटेल देख लें। ठीक है, अक्रिय गैसों की दुर्लभ प्राप्ति होने के कारण ही इसको दुर्लभ गैसेस कहा गया है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडोन प्रमुख गैसेस हैं। रेडोन को छोड़कर सारी ही गैसेस जो है वायुमंडल में आपको मिलेगी। वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस आर्गन है, ये सबसे कम मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप सबका परसेंटेज देखेंगे तो सबसे कम आपकी आर्गन होगी। अक्रिय गैसेस, दुर्लभ गैसेस उन गैसेस को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसेस यहाँ पर इनको माना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था। अत्यधिक दुर्लभ, सबसे ज़्यादा दुर्लभ गैसेस यहाँ पर, एब्यूडेंट रेयर गैसेस यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन सी वायुमंडल में नहीं है, तो रेडोन वायुमंडल में नहीं है, और कौन सी सबसे कम मात्रा में? तो आर्गन सबसे कम मात्रा में। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैसेस के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से आर्गन हो सकता है, जेनॉन हो सकता है, नियॉन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो जेनॉन है, इसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है विलियम रॉमसे के द्वारा 1898 में यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। एक्स ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, मतलब अगर हाइड्रोजन और हीलियम को प्रेफर किया जाए तो हम लोग भरते हैं उसके अंदर हीलियम गैसेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, ये एक रीज़न हो सकता है। अपेक्षाकृत कम घनी होती है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की क्षमता रखती है, मतलब ज़्यादा वेट को ये लिफ्ट करके लेकर जा सकती है, या फिर वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। अभी वायुयान वाले क्वेश्चन में हमने किया ही था कि ये जो है क्रियाशील नहीं है, क्रिया नहीं करती है अक्रियाशील गैस में, इसीलिए इसको रखा जाता है। तो ये विस्फोटक नहीं होगा, है ना, चांसेस बिल्कुल नल हो जाते हैं जब हम लोग हीलियम गैस का वायुयान के टायर्स में प्रयोग करते हैं।
ठीक है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि हीलियम गैस का गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ कम होती है। किंतु हम लोग ये देख रहे हैं कि हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा वजन उठा सकता है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन उठा सकती है, बट हम लोग अगर सेफ्टी पर्पज़ से देखें तो सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ पर क्या होगा कि हीलियम रिएक्ट नहीं करेगी घर्षण वगैरह के साथ। जैसे घर्षण होता है तो आग उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ हीलियम के साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग हीलियम को प्रायोरिटी पर रखते हैं। ओके, चलिए 41 को देखिएगा। मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग मेट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, आज आंधी आएगी, आज तूफान आएगा, आज बारिश होगी, आज मौसम साफ रहेगा, अगर इसके लिए हम लोग अगर प्रयोग कर रहे हैं इसका बलून्स का, तो उसमें किस गैस को भरा जाएगा? ऑक्सीजन, CO2, मैथन या हीलियम? डेफिनेटली हीलियम को ही भरा जाएगा। आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग करो, प्रेफर हम लोग यही करते हैं कि इसके अंदर हीलियम गैस भरी जाए, ठीक है, ताकि वो विस्फोट वाली संभावना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो। हल्की होती है, अक्रिय होती है, फलस्वरूप ज़्यादा ऊंचाई तक भी ये जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्रकाशी सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन जो नलिकाएं होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी आप शॉप पर भी जाते हैं तो बाहर इस तरीके से जितने भी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, होर्डिंग्स वगैरह हो गए, है ना, तो जिनमें लाइट चलती रहती है या कलरफुल आपको दिखते हैं, तो उसके अंदर गैसेस होती हैं, वो गैस कौन सी है? ठीक है, अब साइंस के स्टूडेंट है तो जितनी भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उन सबका एक बेसिक नॉलेज चाहिए हमको, ठीक है, तो ये उसी टाइप का नॉलेज है, ठीक है। तो अभी आज सीख लीजिए आप, फिर आप जब भी बाहर जाएं तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो CO2 है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नियोन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियोन होता है, ठीक है। डेकोरेशन वगैरह में जो आपने देखा है ना, इसमें सभी में नियोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी बहुत ही बड़ी शॉप है तो उसका नाम आपने बड़े से लाइट वाले अक्षरों में देखा हुआ है, तो उसमें यूजुअली जो उसके ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर नियोन भरा जाता है। अब देखो नियोन के क्या फ़ायदे हैं। एक बंद नली में कम दाब पर नियोन भरकर विद्युत प्रवाहित करने पर एक पूरा क्लोज ट्यूब यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया हमने? नियोन भर दिया। अब मैंने यहाँ पर जैसे ही लाइट चलाई तो इस पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है, इसीलिए नियोन गैस का उपयोग विज्ञापन, विद्युत संकेत, साइन बोर्ड तथा वायुयान के प्रकाश गृहों में होता है। अच्छा, वायुयान के प्रकाश गृहों में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ताकि दूर से ये चीज़ें विजिबल हो, ठीक है। नियोन का उपयोग टेलीफोन सेट, रेडियो, फोटोग्राफी, ध्वनि चालकों के उत्पादन, ठीक है, स्पार्क प्लग परीक्षकों तथा सिग्नल में किया जाता है। नियोन का तीक्ष्ण प्रकाश कोहरे एवं तूफान में भी दूर से दिखाई देता है, इसीलिए समुद्री सेवा के जो प्रकाश स्तंभ होते हैं, जैसे कि हम लोग चाह रहे हैं कि वो जहाज को दूर से दिखाई दे या एरोप्लेन को दूर से दिखाई दे, तो हम लोग वहाँ पर नियोन लाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? नियोन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 को। गोताखोरों से सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है ना। अब यहाँ पर जितने भी गोताखोर होते हैं, है ना, जो समुद्र में जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन तथा हीलियम का, है ना। उनके पीछे आपने देखा होगा ना, एक टैंक लगा हुआ रहता है छोटा सा, तो उसी के थ्रू वो सांस लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन तथा नियोन का होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन तथा हीलियम भरा जाता है। चलो ऑक्सीजन तो समझ आ रहा है, लेकिन हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग साथ में? क्योंकि ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रित टैंक अपनी पीठ के ऊपर रखते हैं, इससे इनका ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, क्योंकि यहाँ पर हीलियम गैस ऐसी है कि जो उच्च दाब पर भी बॉडी में आसानी से घुल जाती है आपके, राइट, बॉडी में आसानी से मिक्स हो जाती है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसेस का प्रयोग करते हैं। जो भी जितने भी डाइवर्स होते हैं या गोताखोर होते हैं, वो अपने पीठ पर जो टैंक लेकर जाते हैं उसमें यही गैस ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। क्योंकि जितने अधिक गहराई पर आप लोग जाएंगे आपके ऊपर दाब भी बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका हीलियम का भी प्रयोग करते हैं, और हल्की तो होती ही है। चलिए, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड एट लो टेम्परेचर इन ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन और नियोन को भरा जाता है, नियोन और पारद वाष्प को, नाइट्रोजन और नियोन को, या केवल आर्गन को? तो यहाँ पर नियोन और पारद वाष्प, जो मर्क्यूरी की वेपर होती है, उसको फिल किया जाता है ना, क्योंकि ट्यूबलाइट में मरकरी की वाष्प कम दाब पर पराबैंगनी किरणों को दृश्य किरणों में यहाँ पर परिवर्तित कर देती है, इसलिए हम लोग ट्यूबलाइट के अंदर नियोन और पारद वाष्प का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडोन क्या है? अक्रिय गैस है, कृत्रिम रेशा है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है, एक एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक पदार्थ है, या कोई मेटल है? तो अब हम सभी को पता चल ही चुका है जितने क्वेश्चन किए कि रेडोन एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है, ठीक है। रेडोन हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन आवर्त सारणी में वर्ग 18 यानी कि 0 वर्ग के तत्व में आते हैं, है ना।
ये चीज़ें हम लोग अभी पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो इसको इतना भी बस आप देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पर आता है, क्योंकि सारे ही वर्ग अभी हमको देखना ही है। ये सभी रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें होती हैं। ये गैसें ना तो विद्युत धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस यहाँ पर मानी जाती है। ये वायुमंडल में उपलब्ध नहीं है, किंतु अत्यल्प समय के लिए इसको बनाया जा सकता है। इसका उपयोग रेडियोधर्मी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस होती है कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने की, वो इसी कारण से होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। मोस्टली जितनी भी अक्रिय गैसेस हैं उन सभी के बारे में आप देख ही चुके हो, जितनी भी नोबल गैसेस है या उत्कृष्ट गैसेस बोल लो। अब आपको बताना है किसका प्रयोग यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने है आर्गन। इसका क्या प्रयोग है, नियोन का क्या है, क्रिप्टॉन का क्या है, जीनोन का क्या है। 1 से 2 का भी देख लिया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कोड आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। देखो सबसे पहले तो विज्ञापन प्रदर्शन के लिए रोशनी के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे, नियोन का या किसका करोगे, है ना। फिर आर्गन आपको फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो आर्गन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड इन लाइट हाउस के लिए इसका किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फोटोग्राफर की फ्लैश गन में रोशनी के लिए। और जीनोन के सामने लिखा हुआ है टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास कुछ 20 सेकेंड है, इसमें आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। एक का भी आता है तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। चलो अपन को एक चीज़ तो कंफर्म है कि नियोन का प्रयोग हम लोग विज्ञापन प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हमने ये रियल लाइफ में देखा हुआ है, तो आई थिंक आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि बी का कोड 1 ही होना है। ठीक है, बी का कोड 1 एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इतना तो मैं श्योर हो गई कि या तो आंसर ए होगा या फिर डी होगा। ठीक है, बाकी को सिलेक्ट कर लीजिए। आर्गन का भी बताइए आपको, है ना, या फिर जी आर्गन का हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ाई था ना, हम लोग इसमें बल्ब वगैरह में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारे बल्ब होते हैं, तंतु बल्ब जो होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट है, उसके अंदर इसको आर्गन गैस को भरा जाता है, क्योंकि ये अक्रिय होती है, तो ये उसके साथ इतना रिएक्ट नहीं करेगी। जब बल्ब गर्म हो जाता है तो ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। ए का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अभी किसका बताया था, नियोन का बताया था। बी का आंसर 1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को कट कर दो। ठीक है, ए का 4 बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर डी के अंदर यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं। क्रिप्टॉन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभों में भी क्रिप्टॉन का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने नियोन वगैरह का देखा था, तो क्रिप्टॉन का प्रयोग भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और जीनोन के प्रयोग की बात हम लोग यहाँ पर करें तो फोटोग्राफर की जो फ्लैश गन में जो रोशनी होती है, रोशनी डालने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर उसके फ्लैश गन में जो रोशनी होती है उसके अंदर जीनोन गैस यहाँ पर भरी जाती है। इसका भी क्वेश्चन भी आएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों भरी जाती है इसको और इससे क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल कोड क्या बना है, 4 1 2 3 बना हुआ है। क्लियर है, एक बार आप डिटेल यहाँ पर देख लें। आर्गन का प्रयोग टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिता के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली बल्ब जो है ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपने अगर इस चीज़ को ध्यान से नोटिस किया है तो वो हल्का सा जो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है ना बल्ब का, जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया है ना, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो इसका ये लंबे समय तक चले, ये किसी के साथ आर्गन जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, है ना, हीट के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। नियोन का भी आपने देख लिया, रोशनी के लिए करते हैं। क्रिप्टॉन का जो है रोशनी और प्रकाश स्तंभों में प्रयोग कर सकते हैं, और जीनोन फ्लैश गन में लाइट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी अभी और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। स्कूबा गोताखोर जो होते हैं, जल के अंदर उच्च दाब पर जब वायु श्वसन करते हैं तो घुलित गैसों के उच्च सांद्रण के कारण जोखिम पर होते हैं। स्कूबा गोताखोर द्वारा उपयोग की जाने वाली टंकियां, जो इनके पीछे जो टैंक होता है वो किससे फिल होता है, यहाँ पर हीलियम से तनुकृत वायु से होता है, ऑक्सीजन से होता है, नाइट्रोजन से होता है, या हीलियम और नाइट्रोजन के मिश्रण से होता है। ठीक है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, तो जितने भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा था कि जब वो बहुत समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर जैसे उच्च दाब पड़ता है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऑक्सीजन इतनी ईजीली उनकी बॉडी में घुल नहीं पाती है ना, जैसे ऑक्सीजन का बॉडी में घुलना बहुत ज़रूरी है ना रक्त के साथ, तो वो ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, इसलिए उनके साथ क्या करा जाता है, उनके टैंक में हीलियम को मिक्स किया जाता है, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ठीक है, तो स्कूबा गोताखोर जब जल के अंदर उच्च दाब पर जब वायु का से श्वसन करते हैं तो घुलित गैसों के उच्च सांद्रण के कारण वो जोखिम पर होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो सांस नहीं ले पाएंगे या उनको दिक्कत होगी। ठीक है, स्कूबा गोताखोरों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैंक में हीलियम से तनुकृत वायु भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के विपरीत हीलियम उच्च दाब पर भी रक्त में विलय हो जाती है ना। इन नॉर्मल अगर आप देखें तो इतना उच्च दाब पर कोई भी गैस आपकी बॉडी में नहीं घुल पाएगी अच्छे से, तो यहाँ पर हीलियम जो है ये चीज़ कर सकती है। ठीक
ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा, अब एक टॉपिक और करते हैं। ये तो मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स हो गई या फिर जो नोबल गैसेस वगैरह हो गई, अधातु हो गई, उन सभी के बारे में देख लिया। अब कुछ और अन्य धातुएं भी है जिससे जनरल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 को देखिए। जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब कौन सा कथन आपको सही लग रहा है कि अधातुओं के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अधातुओं के हमने 4 सेशन कर रखे, धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल वाले, क्योंकि इससे मोस्टली जो टॉपिक हैं या न्यूमेरिकल्स है वो आपके इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो एक रिविज़न हो जाएगा आपका। जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, वे उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, या ये हाइड्रो ऑक्साइड उपलब्ध करवाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। देखो, जब भी अधातुएं जल में घोला जाता है तो जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, अपितु अधातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्लीय विलयन बनाते हैं। जल से अभिक्रिया तो करते ही हैं, एसिडिक भी होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल हो गया, CO2 जल की अभिक्रिया के पश्चात ही ये यहाँ पर निर्मित होता है। तो अधातुओं की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये सामान्यतः वातावरण में अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर निर्मित करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन से हैं। देखो, ये जो डिटेल है अपने आप में हर एक पॉइंट का सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने ये 149 नंबर का क्वेश्चन किया, ठीक है, ये वाला किया। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग 151 पर आ गए, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से था। उन्होंने इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया होगा कि कार्बोनिक अम्ल जो है किस प्रकार से निर्मित होता है, तो ये उसका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा रिवाइज बार बार हर एक क्वेश्चन को रिपीट ना करते हुए नए पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर एग्जाम जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लें। इजीली सॉल्यूबल इन वाटर इज, जो जल में बहुत अच्छे तरीके से घुलनशील होगा वह कौन सा पदार्थ होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमोनिया जल में बहुत आसानी से घुलनशील होता है। वे गैसें जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जल में अधिक घुलनशील होगा, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया था कि जो जल में बहुत इजीली घुल जाएगा, तो इन चारों में से सबसे सही है अमोनिया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड निर्मित कर लेगा, इसीलिए आसानी से घुलनशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगेन मैच दी कॉलम है। चलिए, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन फिर आएगा, उसमें रासायनिक वो लिखे हुए रहेंगे, COCl2 NaCl ऐसे करके, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छे से हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या है। कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है। नीला थोथा जो होता है ना, जैसे नीला तोता बोलते हैं, तो इसका आंसर याद आ ही जाता है। चलो फिर भी हाइपो क्या होता है, 1 या 2 पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। चलो, नीला तोता का आई थिंक आप सभी को पता है। ब्लू विट्रोल जो होता है, कॉपर सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। फिर भी आप सॉल्व करिए अपने हिसाब से और आंसर देखिए। मोस्टली इसमें 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं। कोई भी एक चीज़ आपको पता है उसको फटाफट से लिख लो, है ना। अगर आप अभी भी क्लास देख रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। जस्ट लाइक कि कोई भी चीज़ याद आ रही है तो उसको लिखते रहो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन करा, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसे लिखा, इसका फॉर्मूला नीचे लिख लिया, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहेगी, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी की थ्योरी आपने पढ़ी है कि जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उतना ज़्यादा % वो चीज़ आपको याद रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सुनने की बजाय, देखने की बजाय अगर आप उसको रिटर्न में करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसका कोड क्या है आपका। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, 4 बोल सकते हैं, मतलब ए का आंसर आपका 4 आ गया है, ठीक है। ए का आंसर 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, मतलब ये तो पता चल गया कि आंसर बी है, ठीक है। या फिर ये भी नहीं पता था तो और देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, ठीक है। चलो लिखते जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ए का कोड अभी हमने देखा सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आपको केवल कास्टिक सोडा वाली चीज़ पता थी तो इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, ठीक है, वो तो बचपन से रटा है। और हाइपो अगर नहीं भी पता था तो सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो यहाँ पर बोला जाता है। तो ये कोड बन गया 4123 4123, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है ये वाली चीज़। ये तो अभी जस्ट एक नॉर्मल आया है, अभी आपसे पूरा वो फॉर्मूला में पूछेगा तो वो भी आप बहुत ईजीली कर लेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट तथा हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब इसको लेते ही व्यक्ति को थोड़ा मतलब रिलीफ मिलता है। एक तो पीड़ा कारक होता है, मतलब दर्द से शांति मिलती है, और एक और होता है आपका शांतिकारक औषधि, सैडेटिव हम लोग इसको बोल सकते हैं,
तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है। दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण होता है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोस्टली जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो ये दवा दी जाती है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जो है किस प्रकार का जलीय विलयन यहाँ पर माना जाता है। जो हाइपोविलियन है किस प्रकार का जलीय विलयन माना जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का, ट्रेटाथायोनेट का, सोडियम सल्फेट का या फिर अमोनियम परसल्फेट का विलयन इसको यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली चीज़ यहाँ पर क्या होगी। यस, सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी आपने करा ही था, हाइपो के सामने आपने क्या मिलाया था, सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का जलीय विलयन है, ठीक है। फोटोग्राफी में जैसे कि आपकी पिक्चर बनकर आती है ना, फोटो आप निकलवाते हैं तो उसको एक विलयन में डाला जाता है, फिर अगले दिन वो सूख कर आपको मिलता है, तो वो सोडियम थायोसल्फेट में डाला जाता है, ठीक है। आप इसका डिटेल देख सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट होता है। अमोनियम परसल्फेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक, विरंजक, कांच की नक्काशी इत्यादि में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है और सोडियम ट्रेटाथायोनेट जीवाणुओं के विकास में मदद करता है। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर मोस्टली चीज़ें आपको सॉल्व हो ही जाएगी। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम सल्फेट का और पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। चलो एक चीज़ भी बताया तो शायद मोस्टली ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर 1 या 2 आप सिलेक्ट कर पाएंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए बी आंसर जो है आपका यहाँ पर, मतलब बी कोड जो है, या फिर अगर 2 बोल लें तो ये ठीक है। 2 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ए के अंदर लिखा हुआ है, एक बी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, KNO3 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। तो ये 4 कोड यहाँ पर भी है, 4 कोड यहाँ पर भी है। अब पोटेशियम सल्फेट बचा हुआ है ना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये वाला। और पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग हम लोग बैकरी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये डी का आंसर क्या हो गया, बैकरी लिखा हुआ है 3 के अंदर, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए पूरा डिटेल में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr का प्रयोग फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट विस्फोटक बारूद के रूप में, सल्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में और पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग बैकरी उद्योग में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, नाइट्रेट विस्फोटक बारूद में, सल्फेट जो है उर्वरक के रूप में और टार्ट्रेट बेकरी में हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में किया जाता है, सिट्रिक एसिड का, पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम बेंजोएट का या फिर सोडियम क्लोराइड का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। क्या आंसर करेक्ट होगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटर की तरह। प्रिजर्वेटर क्या होता है, जो खाने को खराब होने से बचाता है, ठीक है। वो सारी खाद्य परिरक्षण युक्तियाँ हमने पढ़ी रखी और आपके सिलेबस का भी एक टॉपिक है खाद्य संसाधन सामग्री करके, तो उसमें आपका आता है खाद्य परिरक्षण युक्तियाँ, फूड प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो उसमें आएगा आपका सोडियम बेंजोएट। मतलब खाने को अगर अपन लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन जनरल पुराने समय में किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित, जैसे लाइक अचार वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक तेल डालकर रखा जाता था, तो वही सारी चीज़ें हैं। सोडियम बेंजोएट पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक चट्टानों के रूप में तथा समुद्र के खारे पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह जल में विलय होता है। खाने में आप सोडियम क्लोराइड मतलब वही NaCl नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हिम मिश्रण बनाने में भी किया जा सकता है। पोटेशियम क्लोराइड जो KCl था, पोटेशियम का प्रमुख उर्वरक है। सिट्रिक एसिड खट्टे रसीले पदार्थों या उस फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों, दवाई बनाने व कपड़ा उद्योगों के रूप में किया जाता है। तो हर एक जो भी ऑप्शन में था सारे आपके क्लियर हो गए। सबसे पहले इन्होंने सोडियम बेंजोएट का बोला एज अ प्रिजर्वेटर की तरह। सोडियम क्लोराइड खाने में प्रयोग करते हैं, मतलब बर्फ़ वगैरह, बर्फ़ का मिश्रण बनाने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। KCl एक प्रकार का उर्वरक है। सिट्रिक एसिड फलों में पाया जाता है और इसके ये उपयोग यहाँ पर होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब आपसे पूछा हुआ है जस्ट बिल्कुल बेसिक, सोडियम का प्रयोग कहाँ पर करते हो, पारा क्या है, चांदी क्या करती है और सीसा जो लीड होता है ये क्या करता है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके सॉल्व करो। सोडियम विद्युत का अच्छा सुचालक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऊष्मा का कुचालक है या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए।
देखो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें इतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं आएगा। आपने देखा सोडियम जो है सबसे नर्म है, केरोसिन के अंदर इसको रखा जाता है, इसको खुली हवा में नहीं छोड़ सकते, तो सोडियम को आप इजीली जो है चाकू से कट कर सकते हैं, मतलब सी और डी में से एक आंसर होगा। या फिर आपको पारे के बारे में पता था, तो पारे का कौन सा चीज़ यहाँ पर करेक्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे डॉक्टरी थर्मोमीटर का आप प्रयोग करते तो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको। तो बी का आंसर 2 हो जाएगा, बी का आंसर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, नो डाउट, ठीक है, तो 1 क्लियर हो गया। और जो सीसा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, तो ये आंसर हो गया आपका और सी मतलब 3, तो 4 2 1 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसका यहाँ पर डिटेल देख लें। सोडियम का लिखा हुआ है, पारा का लिखा हुआ है, चांदी का लिखा हुआ है और सीसा का लिखा हुआ है। ऊष्मा का कुचालक, चांदी सुचालक, पारा कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में, और सोडियम इतना नर्म होता है कि आप इजीली इसको चाकू से कट कर सकते हैं। मतलब हम लोग मोस्टली जो देखते हैं धातुओं का जो गुण होता है काफ़ी हार्ड कठोर अवस्था में पाई जाती है, बट सोडियम इसका थोड़ा अपोजिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धावन सोडा के बारे में बिल्कुल यहाँ पर सही दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका जलीय विलयन पीएच का जो मान है 7 से अधिक है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा। और इसका बोला है कि बेकिंग केक को फुलाने में इसमें काम में आता है, या पानी की स्थायी कठोरता को हटाने के काम में आता है। हमको क्या करना है, एक सही स्टेटमेंट यहाँ पर बताने। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, दूसरा और चौथा करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। एक बार यहीं लिख देते हैं, आप एक बार इससे चेक करो, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 ऑप्शन। देखो लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा करेक्ट है, दूसरा चौथा करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा तीसरा और चौथा, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है। देखो ये तो चीज़ पता चल गई कि या तो पहला करेक्ट होगा या दूसरा करेक्ट होगा, या तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, मतलब इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या फिर इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होगा। तो जो धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट है। आपको बताना क्या है, सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ये नेगेटिव है तो 1 वाला आपका आंसर हो नहीं सकता, सी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है, जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, वही आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। बेकिंग केक को फुलाने में आप इसका वॉशिंग सोडा का प्रयोग करेंगे, मतलब जब आप केक बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि अपने उसमें जाएंगे बाथरूम में और वहाँ से वॉशिंग सोडा लाएंगे और उसको केक के अंदर मिला लेंगे। इज़ दैट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नहीं तो केक में से झाग निकलेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यह पानी की स्थायी कठोरता को हटाने का काम करता है, यस ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, मतलब दूसरा और चौथा स्टेटमेंट, यानी कि आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरा और चौथा, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि कहाँ पर लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका पूरा यूज़ देख लीजिए। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय प्रकृति के अंदर आता है। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़े धोने में तथा कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए 2 और 4 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। इसके बारे में पूरा देख सकते हैं। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन्होंने स्टेटमेंट 1 के अंदर बोला था कि इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो आपका एक्चुअल में बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है। और अभी हमसे सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछा हुआ था, जिसको आप वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंग पाउडर, राइट। इसका उपयोग केक को पकाते समय उसको फुलाने के लिए किया जाता है, जिसको आप बेकिंग पाउडर बोलते हैं। पानी की स्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण, क्लोराइड और सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के कुछ उपाय हैं, आप जल को उबाल लीजिए, है ना, तो अस्थायी कठोरता जो है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जो बूझा हुआ चूना मिलाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा मिलाकर भी आप कर सकते हैं, कैल्गोन प्रक्रिया से भी आप कर सकते हैं, और विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से भी आप यहाँ पर पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कपड़े धोने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं ना, वॉशिंग सोडा का, ताकि जो पानी की स्थायी कठोरता है वो यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है, और आपके कपड़े अच्छे से धुल जाए। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। दूसरा है, भोजन पकाने की क्रिया को तीव्र करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का संचारी क्षारक होता है, या फिर आमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है हमारा स्टमक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा,
देखो आपको बताना क्या है इसमें से कि कौन सा नेगेटिव है, तो सी इज़ नेगेटिव। ये कॉरोजिव बेस होता है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। इसका डिटेल देख लीजिए। बेकिंग सोडा एक मृदु और असंक्षारकीय क्षार है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक भोजन पकाने की प्रक्रिया को तीव्र और आमाशय में अम्ल जब बहुत अधिक हो जाता है उसको कम करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसको खाने का सोडा या मीठा सोडा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये कॉरोजिव बेस तो नहीं होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर कौन सी मानी गई है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर पोटेशियम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर कौन सी होती है? तो पोटेशियम और सोडियम को मोस्ट रिएक्टिव माना जाता है। उसमें से भी अगर पोटेशियम और सोडियम का कंपैरिजन करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर होती है, उसके बाद सोडियम, फिर ऐसे करके 1 बाय 1 करके आती है। पोटेशियम रासायनिक तत्व है, के इसका सिंबल है, एक प्रकार का चमकदार श्वेत धातु है। वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है, इजीली घुल जाता है, गर्म करने पर ये मेल्ट हो जाता है, जल में डालने पर विस्फोटक क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलता है। पोटेशियम को केरोसिन तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है। केरोसिन तेल के अंदर रखेंगे या फिर निष्क्रिय वातावरण में जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह कोई प्रेजेंट नहीं है, इस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 19 है। अभिक्रिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम आपका रहेगा और फिर मैग्नीशियम आपका रहेगा। तो इन चारों ऑप्शन में पोटेशियम है, अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं होता तो सोडियम आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे करके वो पूरा आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो ऐसे नीचे नीचे आते जाएंगे ना, तो उनकी रिएक्टिवनेस जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 सेकेंड। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है उसको क्या कहा जाता है? मेटल विच रिएक्ट इंस्टेंटली विथ वाटर। ये सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है या फिर आयरन है। जो ठंडे पानी से इंस्टेंट रिएक्ट कर जाती है वो एलिमेंट यहाँ पर, वो तत्व यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? अगर पोटेशियम होता तो डेफिनेटली अपन वही लगाते, जैसे अभी आपने देखा कि वो विस्फोटक पदार्थ करके बैंगनी रंग यहाँ पर रिलीज़ करती है, तो अभी वो है नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे? सोडियम लगा लेंगे। सोडियम भी रिएक्टिव एलिमेंट ही है, रिएक्टिव मेटल ही है। सोडियम ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है तथा जलने लगती है। ये चांदी के समान एक प्रकार की सफ़ेद धातु होती है। विद्युत की सुचालक है, बेंजीन तथा ईथर में ईजीली घुल जाती है। सोडियम एक मुलायम धातु है, जैसे क्वेश्चन में किया था कि आप चाकू से कट कर सकते हैं। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये वायु में उपस्थित नमी से क्रिया करके भी जलने लगती है। इसीलिए कभी भी आपने लैब वगैरह में देखा होगा, 11-12 की लैब में भी, तो इसको हमेशा एक डब्बे में पैक करके केरोसिन के अंदर ही इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल के अंदर सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम को रखा जाता है। ऑप्शन में सोडियम है, आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में, फिक्सर के रूप में हम लोग किस केमिकल का प्रयोग करते हैं? सोडियम सल्फेट, थायोसल्फेट का, अमोनियम परसल्फेट का या बोरिक सुहागा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट, जिसको आप हाइपो भी बोल रहे थे, है ना, वही चीज़ होगी। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, है ना, क्लियर है कि आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं, हाइपो इसको बोला जाता है, और इसमें फ़ोटो को नेगेटिव प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको निकालना है। चलिए, सबसे पहला तो ये बोल रहा है कि ये एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, सही बात है। दूसरा, ये आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है। आपने देखा ये बेकिंग पाउडर को या बेकिंग सोडा को आप किसी भी ऊपर डालते हैं, जैसे आपने बहुत सारे फूड ऐसे बनाए हैं, इडली, खमन वगैरह, तो उसमें हम लोग डालते हैं तो इस तरीके से फूल जाते हैं, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसका उपयोग खमीर यीस्ट के स्थान पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसने नहीं बोला है, दैट्स वाई यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। बाकी सारी चीज़ें इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका एक रियल एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपने वो जलेबी वाली प्रोसेस देखी होगी, उसको एक दिन पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है, लेकिन एट अ टाइम आपको अगर बनाना है तो आप इसका प्रयोग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेली किचन में आने वाले जो चीज़ें हैं उसके बारे में है। हालांकि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नेगेटिव है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, NaCO3 होता है, उसने नेगेटिव बोला था, दैट्स वाई वही हमारा आंसर हो गया। और बेकिंग पाउडर एक अम्ल और क्षार का मिश्रण है ना, अम्ल और क्षार दोनों का मिश्रण होता है। यह आद्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है। पेट की अम्लीयता, एसिडिक प्रवृत्ति, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। खमीर यीस्ट के स्थान पर भी आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब क्यों करते हैं, हाइपो का प्रयोग क्यों करते हो, अभी जस्ट आपने देखा ही था क्यों करते हैं, नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव इमेज लेने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं एज अ फिक्सर की तरह। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपचायिक चांदी को निकालने के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए एज अ रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, या फिर अपघटित AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, या फिर धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो जो है Na2S2O3 विलयन का प्रयोग अपघटित AgBr जो है को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो रिमूव अनडिकम्पोज AgBr एज अ सोल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, मतलब उसको अनडिकम्पोज करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सोडियम धातु का संग्रहण किया जाता है अल्कोहल में मिट्टी के तेल में, अभी जस्ट हमने देखा ये मिट्टी के तेल में हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, रीज़न आप देख सकते हैं वायुमंडल से जो जितनी भी ऑक्सीजन है, वायु है, उससे ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, पानी से भी ये रिएक्ट कर जाता है और जलने लग जाता है, नमी से भी रिएक्ट कर लेता है। तो वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र परत जम जाती है। ये मुलायम धातु है, उच्च विद्युत का चालक भी होती है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में किया जाता है। ये चांदी के समान सफ़ेद धातु है। आपेक्षिक घनत्व इसका 0.97 होता है। पानी से हल्की होने के कारण यह पानी पर तैरती रहती है। एक प्रकार की मुलायम धातु है। चाकू से काट सकते हैं और जल से अभिक्रिया करके विस्फोटक के रूप में ये जलने लग जाती है। विस्फोटक के साथ ये जलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिएगा। ये जो स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे थे उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें अब इसको फार्मूला के टर्म्स में दिया हुआ है, जैसे आप लोगों ने करा था ना ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, अब यहाँ पर आपको फार्मूला दे रखा है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, और जो यहाँ पर बुझा हुआ चूना है, ठीक है, स्लैग जो लाइम है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके सामने 1 या 2 का भी पता है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। 2 का अगर पता है तो बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि कोड ऐसे ही दिख रहे हैं 4 4 2 2 1 1 ऐसे करके, तो आप निकालिए। 1 का या 2 का पता है तो आप इजीली कर लेंगे इसको। जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 128 करा था, है ना, याद करो क्वेश्चन नंबर 128 को। उसमें ब्लीचिंग पाउडर स्टेटमेंट में ही दे रखा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा था, है ना, CaOCl ट्वाइस लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CaOCl ट्वाइस। ठीक है, COH ट्वाइस की जब हम लोग यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। मतलब A का आंसर 4 है, A का कोड 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि A और B में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। मान लो चलो आपको विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के बारे में नहीं पता है, तो हमको बेकिंग सोडा के बारे में पता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, NaHCO3 होता है। NaHCO3 ये रहा। बी का आंसर 1 हो गया, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, है ना, यहीं से पता चल गया, है ना। मान लो ये भी नहीं पता था तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे होगा। A का कोड हमने निकाल लिया, CaOCl ट्वाइस, तो A का कोड 4 हो गया। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ तो NaHCO3 हो गया। वॉशिंग पाउडर की या धोने के सोडे की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3 10H2 होता है, इसका कोड 2 हो गया। यहाँ पर बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, COH ट्वाइस होता है, तो इसका कोड 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा सॉल्व करना है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट, सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें साथ के साथ लिखी हुई है। इन सबको आप एक जगह ज़रूर से लिख लें, बहुत सारे फार्मूलाज आपके यहाँ पर रेडी हो जाएंगे इससे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो किया था कि कहाँ किस जगह किसका प्रयोग किया जाता है, राइट। चलो एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो एक क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस में करा था उसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं। ये तो चीज़ें आपकी साथ के साथ लिखी हुई है, इसमें कुछ चीज़ें और आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो वॉशिंग सोडा है ना, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये चीज़ थी, उसमें भी ये पूछा हुआ था कि इसका नाम क्या है, तो बस हमने इसको इसमें लिख दिया था, रासायनिक नाम लिख दिया था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसमें एक नीला होता था, कॉपर सल्फेट था। एक उसका पूछा था हाइपो क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें और ये 4 चीज़ें आप एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हमने बोला, एक तो ये वॉशिंग सोडा का तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। एक और हमने देखा था कास्टिक सोडा, ठीक है, वो इसमें है, हाँ ये है, ठीक है, ये भी है आपके पास। कॉपर का हमने देखा था, कॉपर सल्फेट जो है नीलत होता, ठीक है। और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप एक साथ नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र संहति कितनी होती है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? इस सोडियम कार्बोनेट का आपको सूत्र निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। आपके लिए मेन हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी कि इसमें इनने वैल्यू दे रखी है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो बहुत ईजिली आप निकाल लेंगे। 23, 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली है। तो आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पर निकालना है। चलिए आप पहले इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो। यस, बस आपको क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू रखनी है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला देखिए, ठीक है, और इसमें वैल्यू को रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। चलिए थोड़ा मैं आसान कर देती हूँ, अगर आप भूल चुके हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो Na2CO3 होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर वैल्यू रखते जाइए, है ना। जैसे कि सोडियम की 23 यहाँ पर दे रखी है, एक परमाणु की वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, सोडियम के कितने दे रखे हैं, 2 हो जाएगी, मतलब 23 × 2 हो जाएगी। ऐसे ही कार्बन की एक की आपको 12 दे रखी है, कार्बन का हमें एक ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के 3 दे रखे हैं, ऑक्सीजन का एक का मास कितना होता है, 16 का होता है, तो 3 का आपको निकालना है, तीनों को सम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। Na की 23 दे रखी है, ये सब दे रखा है आपको। कार्बन का 12 वैल्यू दे रखी है और ऑक्सीजन की दे रखी है, क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब तीनों की लगातार लिखी हुई रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको निकालना किसका है, Na2CO3 का। सोडियम का कितना दे रखा है, 23, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 अणुओं की कितनी हो जाएगी, 23 × 2 46 हो जाएगी। कार्बन का एक 12 दे रखा है, ऑक्सीजन की 3, एक की 16 होती है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 48 यहाँ पर हो जाएगी। तीनों को सम कर लेते हैं, 46 + 12 + 48 यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको देख लीजिए, 6 × 2 8 और 8 16 होते हैं, ठीक है। और 4 और 1 5 4 9 और एक हासिल वाला 10, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 106 आ गई। 106 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का तीनों का मास हमने निकाल लिया, 106 आपका आंसर आया, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन किए थे ना कि टोटल इसमें किसका परसेंट कितना है, तो यहाँ से भी आप परसेंट निकाल सकते हैं। Na2CO3 के अंदर आपको पूछा है कि सोडियम का परसेंट कितना है, तो सोडियम के कितने हैं टोटल, 23 × 2 46 है, 46 / 106 × 100, तो यहाँ से इसका परसेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा सा करके पूछा है, परसेंट ना निकालते हुए इन्होंने टोटल सम पूछ लिया है। टोटल सम कितना होता है, तो 106 टोटल सम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोलता कि ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, तो 48 / 106 कर सकते थे। कार्बन का पूछता तो 12 / 106 हो जाता, ठीक है। इतना क्लियर है। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बने तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2 होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का तो अभी जस्ट हमने देखा ही है Na2CO3 होता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा वॉशिंग सोडा जिसको बोला जाता है, Na2CO3 10H2 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का खाने वाला सोडा होता है जिसका NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है NaOH होता है, और ये सभी सोडियम के ही यौगिक है, सोडियम से ही बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बस यही देखना है कि अच्छा एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा था कि वॉशिंग सोडा में जल के कितने होते हैं, तो जल के 10 अणु यहाँ पर होते हैं। जैसे इसमें 5 दे रखा है ना, तो हम लोग कितने का प्रयोग करते हैं, 10 का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, है ना। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद कर लो। 24 को देखो, निम्नलिखित धातुओं में से किसको एक नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा अंतरण हेतु सोडियम के साथ मिश्रित किया जाता है। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं, नाभिकीय रिएक्टर में हीट ट्रांसफ़र के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का या फिर स्ट्रांशियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं पोटेशियम का, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें ऊष्मा अंतरण हेतु यानी कि जस्ट एक शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है।
जबकि मंदक के रूप में भारी जल D2O का तथा ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसमें नियंत्रित छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल यहाँ पर करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो अभी क्या पूछा था कि ऊष्मा अंतरण हेतु, हीट ट्रांसफर हेतु आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम का कर सकते हैं और पोटेशियम का कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम का कर सकते हैं, सोडियम ऑप्शन में है नहीं, पोटेशियम हमारे पास है, ये आंसर हो जाएगा। और आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, मंदक मॉड्यूरेटर के रूप में या उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए आप क्या करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं, है ना, और या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे ग्रेफाइट वाले टॉपिक में हमने देखा था। ठीक है, और उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरान की जो छड़ें होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्लियर हो गया नाभिकीय रिएक्टर वाला। चलिए आगे बात करते हैं 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में, जैसे लाइक वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, और इसका औद्योगिक उत्पादन लेब्लांक विधि के द्वारा किया जाता है, इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है ना, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बोल सकते हैं। इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने में और अग्निशमन में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है ना, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करके आप CaCO3 बना सकते हैं। पृथ्वी पर ये चूने का पत्थर खाड़िया, संगमरमर, डोलोमाइट आदि खनिजों के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग चूना, सीमेंट, कांच, चाकू, पेपर, दंत मंजन या दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। ठीक है, चूने का प्रयोग तो आप सभी जानती हैं। तो फिलहाल ये पूछा था कि किसका पूछा था, वॉशिंग सोडा का पूछा था, तो वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका खाने का सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जो है हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, रोगाणु मर जाएंगे, अशुद्धियाँ को अपने में घोल लेता है, अपचायक है या फिर एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो बेसिकली जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, केमेनोफोर होता है, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं। कुएं, जलाशय आदि में, मतलब बल्क में जहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नल के थ्रू आपके घर में पानी आता है तो बड़े बड़े कुओं और इसी के थ्रू आता है, तो उसको शुद्ध रखने के लिए उसके अंदर ये डालकर हम लोग रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जीवाणु रहित हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, संक्रमण रोधक के रूप में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े व तेल को रंगहीन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, NaCO3 है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आप इसको बोल सकते हैं। रासायनिक सूत्र NaCO3 हो गया। सोडियम कार्बोनेट को साल्वे, अच्छा ये विधियाँ आप साथ के साथ लिखते रहें कि कौन सा किस विधि के थ्रू रेडी किया जाता है, जैसे अभी आपने उसका देखा था वॉशिंग सोडा का। ठीक है, वैसे सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि के द्वारा रेडी किया जाता है ना, उत्पाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस व मंद क्षारीय पदार्थ है। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर यह वियोजित होकर Na2CO3 और CO2 देता है। इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने में, अग्निशामक में, शीतल पेय व पेट की एसिडिटी जो होती है उसको कम करने के लिए, और केक को बेक पेस्ट्री वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। NaOH जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये दाहक सोडा होता है। क्रिस्टलीय सोडियम बाइकार्बोनेट जो है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो ये आप देख ही चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट नहीं लिखा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में किस नाम से जाने जाते हैं? रूबी और जो सफ़ायर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। Al2O3 प्राकृतिक अवस्था में कोरंडम, माणिक्य, नीलम रत्नों के रूप में पाया जाता है। तो बेसिकली ये Al2O3 है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या सोडियम? तो मैग्नीशियम नहीं कर सकता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, परंतु एक गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। जल का ही अणु है, लेकिन ये भी तो फर्क पड़ेगा कि ठंडा है कि गर्म है। तो मैग्नीशियम जल के 2 अणु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। फोम अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम किया जाता है, कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोम फायर
अगर हम लोग इसकी बात करें तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकल सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं फोम के रूप में, जो अग्निशामक जो सिलेंडर्स होते हैं, राइट, क्योंकि उसमें आपने देखा ही है कि एल्यूमिनियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाकर CO2 उत्पन्न किया जाता है, जिसका प्रयोग आग बुझाने के रूप में किया जाता है। डीजल व पेट्रोल के आग बुझाने में मोस्टली इसी का प्रयोग किया जाता है। देखा ना, अपने सिलेंडर रखे हुए रहते हैं रेड कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एडोनीकृत होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होगा किस चीज़ का, एल्यूमिनियम की जो सरफेस होती है एनोडीकृत यहाँ पर करी जाती है ना। क्यों करी जाती है, इस पर क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, निकेल ऑक्साइड होता है या जिंक ऑक्साइड। एनोडाइज जो होता है वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से उस पर जंग ना लगे, ठीक है। इसीलिए आप एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नीलम रूबी का जो रासायनिक फार्मूला है, जैसे आपने देखा था Al2O3 के ऑक्साइड ही होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही होते हैं, तो इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या है, Al2O3 ही होगा, इसी के ऑक्साइड है, ठीक है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है, एल्यूमिनियम भस्म है जिसका सूत्र Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और बनाया भी जा सकता है। अपनी कठोरता के कारण कई अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। दृष्टि संबंधी उपकरण में, घड़ी के क्रिस्टल में, अर्धचालकों के डिपोजिशन हेतु आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज़ वाइट यहाँ पर कहलाता है। अगर मैं चाइनीज़ वाइट पूछूं तो कौन सा कंपाउंड जो है चाइनीज़ वाइट कहलाएगा, लेड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर कहलाता है। इसको चाइनीज़ वाइट यहाँ पर कहा जाता है। एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण पानी में अविलय होता है, पानी में ये घुलता भी नहीं है। इसको फिलासफर वुल भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, गैल्वेनीकृत लोहे पर जो लेप किया जाता है वो किसका किया जाता है। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है उसके ऊपर अगर हमको लेप करना है तो हम लोग किसका करते हैं, जिंक का करते हैं, ठीक है। जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगती अगर आपने उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा रखी है। जस्ता एक प्रकार की धातु है जिसका प्रयोग लोहे के प्रतिरक्षण में, मतलब लोहे को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक फास्फोराइड को चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र Zn3P2 है, इसका गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है और चूहे के लिए एक प्रकार के विष का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, जिंक फॉस्फाइड है और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, Zn3P2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है वो कौन सी है, तो वो जिंक है, ठीक है। जिंक ही है जो एसिड एवं एल्काइल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज़ करेगी। जैसे अगर मैं धातु की बात करूँ तो धातु में अगर जिंक को मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर क्रिया करवाती हूँ तो ZnCl2 होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। और अगर मैं क्षार के साथ क्रिया करवा रही हूँ, मतलब NaOH के साथ क्षार में अगर मैं NaOH को लेती हूँ, अगर इसके 2 अणु के साथ क्रिया करवाऊँ तो Na2ZnO2 बन जाएगा, सोडियम जिंकेट यहाँ पर बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग से यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कौन गैस है जो यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है, तो इन चारों में से केवल अकेले जिंक के साथ ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जस्तेदार लोहे की चादर जो है जंग से बची रहती है। अभी हमने देखा था कि अगर लोहे को हम लोग इसको गैल्वेनाइज्ड को अगर हम लोग बचाना चाहते हैं तो उसको गैल्वेनाइज्ड करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी परत हम लोग चढ़ा रहे हैं, जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो इसने लिख भी रखा है और आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, जिंक यहाँ पर हो जाएगा। इसी को गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल है, आप देख सकते हैं। लोहे की किसी वस्तु को जब आप वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके इस पर जंग बन जाती है। इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण का निर्माण होने से लोहे पर रस्ट जंग यहाँ पर लग जाती है। इसीलिए इस पर जस्ते का लेपन किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। 52 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है।
जिंक ब्रोमाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है या क्लोराइड हो सकता है। ये जिंक ऑक्साइड है, इसको यशद पुष्प यहाँ पर फिलोसोफर्स वूल यहाँ पर कहा जाता है। इसका निर्माण जिंक को हवा में तीव्र ज्वाला में जलाने पर बनाया जाता है। तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके लवण बनाएगा। मतलब कोई भी एक एसिड आप ले रहे हैं, उससे वो हाइड्रोजन को अलग कर देगा और एक लवण यहाँ पर बना देगा। ठीक है, जो जस्ट लाइक उदासीन प्रवृत्ति का होगा। इसका सल्फर कर सकता है, सिलिकॉन कर सकता है, जस्ता कर सकता है, फास्फोरस कर सकता है। तो ये कर सकता है आपका जिंक। जिंक के साथ ये वाली चीज़ पॉसिबल है। तत्वों की क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार जिंक जो है अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करके लवण बना देगा, जस्ट लाइक NaCl इसने बना दिया। क्योंकि जिंक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से पहले आता है, अतः जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, वही क्रियाशीलता श्रेणी की जो अपनी पूरी टेबल है उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन और जिंक में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप में देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु किया जाता है। ठीक है, कलई वाला एक शब्द है। बेसिकली इसको क्या किया जाता है, जब भी रोड वगैरह बनाए जाते हैं तो एक कलई वाला एक पदार्थ निकलता है, उसका प्रयोग हम लोग बर्तनों को चमक देने के लिए करते हैं। तो यह तत्व क्या है, यह तत्व जिंक है, टिन है, सीसा है या एल्यूमिनियम है। तो बेसिकली ये जिंक है। सड़कों पर काम करने वाला निकला जो एक पदार्थ कलई वाला है, बर्तनों पर चमक उत्पन्न करने के लिए जस्ते का प्रयोग रगड़ने हेतु यहाँ पर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जिंक तो आपको पता चल गया, लेकिन जिंक में क्या, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कई ऑक्साइड्स अवेलेबल हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, बेरियम का कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड, इन सभी का प्रयोग आप बर्तन को चमकदार या शाइनिंग देने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ाई जाएगी। तो डेफिनेटली जिंक की लेयर हम लोग चढ़ाते हैं। ठीक है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने से लोहे के ऊपर लाल रंग की एक परत जम जाती है, जंग कहा जाता है। ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाने से उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा जिंक वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर कैल्शियम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। यह यौगिक पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफ़ेदी के काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। मतलब इमारतों को सफ़ेदी के लिए आप लोग किस कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। अच्छा, इसमें भी स्टेटमेंट होंगे क्योंकि इसने बोला है मोर देन 1 यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। कौन सा है, कौन से कथन। तो ऑप्शन एक बार से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। पहला और चौथा, 2 3 4, 1 2 4 और 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या था, 1 और 4, फिर 2 3 4 था, फिर तीसरा था आपका 1 2 और 4 और ऑप्शन नंबर डी था 1 2 और 3। आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर करेक्ट है, सही कथन है। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी कोई यहाँ पर आपके करेक्ट हो सकते हैं। किसको लेकर, कैल्शियम को लेकर। बिना भुजे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया करवाकर आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बोला गया है कि इमारतों की सफ़ेदी में वाइट वॉशिंग के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सही है। दूसरा देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए और अगला लिखा हुआ है तीसरा स्टेटमेंट, ये रहा आपका तीसरा स्टेटमेंट। यह पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में इसका आप लोग प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब इमारतों की सफ़ेदी की बात हो रही है, एक प्रकार का यौगिक, इसने यौगिक का नाम भी नहीं दे रखा है। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट 4 में बोल रहा है, इसको कास्टिक चूना कहा जाता है और रासायनिक टर्म इसका CaOH ट्वाइस है। तो बेसिकली इमारतों को सफ़ेदी देने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग इसको कैल्शियम ऑक्साइड कास्टिक चूना यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहीं से आपको पूरा पता चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहा होगा, कास्टिक चूना की बात कर रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स 4 तो करेक्ट है, सफ़ेदी देने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट लग रहे हैं, चलिए क्या क्या करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। पहली वाली चीज़ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है पहली वाली चीज़ यहाँ पर। ये वाली चीज़ करेक्ट है, ये वाली चीज़ करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसको कच्चे माल के रूप में आप प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका एक बार से डिटेल देख लीजिए। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या था, 1 4 2 3 4
और 1, 2 एंड 4, ठीक है। तीसरा वाला तो इनकरेक्ट है वैसे भी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार पूरा आंसर देख लेते हैं, उसके बाद वापस से क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको पूरा समझ सकते हैं। मतलब ऐसा समझो कि आप ये जो बिना बुझा चूना है, इसका एक पूरा क्वेश्चन जो है उसका एक थ्योरेटिकल आंसर देख रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 का प्रयोग पारंपरिक तौर पर मकानों, इमारतों की सफ़ेदी करने में होता है। बिना बुझे हुए चूने, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसको पानी के साथ क्रिया करवाकर हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। इसको कास्टिक चूना भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूने को अगर मैं जल के साथ क्रिया करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको कास्टिक चूना यहाँ पर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CaC2 का पानी के साथ अभिक्रिया करने पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। दो तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके सामने। पहला, दूसरा, चौथा कथन सत्य है, तीसरा गलत है, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में बिना बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, न कि बुझे हुए चूने का। जस्ट लाइक इसने बोला है CaO का आप प्रयोग कर सकते हो, CaOH2 का प्रयोग नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, देखो दोनों ही यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। एक तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, और एक बिना बुझा हुआ चूना, है ना। तो बस नाम का थोड़ा सा अंतर है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है। एक बार इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, आप इसकी प्राप्ति दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या कर रहे हैं, बिना बुझे हुए चूने का, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग बोलते हैं, इसका जल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, या फिर कैल्शियम कार्बाइड के जल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। दोनों ही केसेस में आपको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट में कच्चे पदार्थ के रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आप CaO का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चाहे तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसे एक बार से इसको देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिना बुझे हुए चूने की पानी के साथ आपने क्रिया करवा दी, ठीक है। जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा था कि बिना बुझा हुआ चूना जो है, जस्ट लाइक CaO, ठीक है, वो वाली चीज़। फिर इसने बोला है कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के साथ जब पानी की क्रिया करवाते हैं तब आपको प्राप्त हो जाएगा। थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, कच्चे माल के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं और इसको कास्टिक चूना कहा जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में NaCl का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब 3 जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में आप NaCl का प्रयोग नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, या वॉशिंग सोडा में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप NaCl का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी जगह जो है साधारण लवण का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग ये जो नमक है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। चूने का जल किसके कारण जो है दूधिया यहाँ पर हो जाता है, CO, CO2, O2 या फिर O3 के कारण। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। चूने के जल में जब CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बनता है, जो कि सफ़ेद अवक्षेप पदार्थ के रूप में निकल जाता है। जैसे चूने के जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, दूधिया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि चूना अगर आपके पास है और CO2 गैस है तो वो ब्लू कलर यहाँ पर आपको देगी, पूरा ब्लू नहीं, मतलब लाइटिश कलर उसका हो जाता है, लाइट कलर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाए, यदि चूना पत्थर है और इसके टुकड़े को आप पानी में डुबो रहे हैं तो एक बबल्स यहाँ पर निकलते हैं। ये बबल्स किसके कारण होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या CO2 के कारण। CO2 के कारण ही होंगे। यदि चूना पत्थर के टुकड़े को आप पानी में डुबोएंगे तो बुलबुले यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि बुलबुले के रूप में सतह पर आती रहती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमने वो पुताई करी है चूने वाली, तो आप एक मटके के अंदर, जो पानी का मटका होता है, अगर आपने उसके अंदर देखा है तो पूरा मटका पूरा गर्म हो जाता है। इस प्रकार से ये चूना पत्थर जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये बुलबुले जो है इसकी सतह पर आते रहते हैं। इवन पॉप की ध्वनि भी यहाँ पर रिलीज होती है, मतलब आवाज़ आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है। कैल्शियम किस में रहेगा, चीनी मिट्टी में, कॉरेंडम के अंदर, जिप्सम के अंदर, या फिर टैल्क के अंदर। तो जिप्सम के अंदर रहता है ना। जिप्सम में कैल्शियम रहता है, लगभग 23.3% यहाँ पर पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट ही है, CaSO4 twice of H2O। इसका प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में खाद आदि बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जिप्सम सॉल्ट हमने सुना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। निम्नलिखित में से 2 कथन आपके सामने, कथन 1 और कथन 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना, मतलब पहला दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहा है, पहला गलत है दूसरा सही। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, वो तो सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, चूने का सुपर फास्फेट पादपों के द्वारा
स्वांगीकृत किया जा सकता है। हम लोग इनसे भी, प्लांट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चूने का सुपर फास्फेट जो है जल में विलय होता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट है? देखो अब आंसर आपको ऐसे पता चलेगा, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही बात है। अब आप स्टेटमेंट पर आ जाइए, यहाँ पर क्या बोला हुआ है ऑप्शंस के ऊपर, राइट, कि यहाँ पर बोला है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और राइट एक्सप्लेनेशन भी है। इसने बोला है कि दोनों कथन सत्य तो है लेकिन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब एक और दो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा बोल रहा है पहला सत्य है दूसरा गलत है, और डी स्टेटमेंट बोल रहा है पहला गलत है दूसरा सत्य है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर तो श्योर हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि चूने का सुपर फास्फेट पादपों के द्वारा स्वांगीकृत किया जाता है। चूने का सुपर फास्फेट जो है जल के अंदर विलय होता है, सही बात है। देखो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, जल में विलय है, अतः चूने का सुपर फास्फेट हम लोग पादपों के द्वारा स्वांगीकृत किया जा सकता है, मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक चूने का सुपर फास्फेट जो है आंध्र प्रदेश राज्य में रेडी किया जाता है, अतः दोनों कथन सत्य, और सेकंड जो है कथन एक को राइटली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड के द्वारा, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइट से इसको प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम धातु जो है यूजुअली बॉक्साइट से प्राप्त होती है। तो भूपर्पटी में धातु में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है, मुक्त अवस्था में ये नहीं पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट हो गया, एब्रो हो गया, फेल्सपार हो गया, लापिस हो गया, एल्यूनाइट हो गया। औद्योगिक रूप में एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य जो अयस्क है अगर हम देखें तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि से इनकी प्राप्ति होती है, और यहाँ से फिर हम लोग एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनरल्स यहाँ पर क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? चलिए इसको एक बार से देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहला, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ये अकार्बनिक ठोस होते हैं, ये गैस होते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें इसको लेकर बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। तो धातु निष्कर्षण विधि के द्वारा खनिज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें धातुएं पृथ्वी की सतह से मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में भी हो सकती है, दोनों स्टेट में यहाँ पर हो सकती है। विभिन्न धातुएं अलग अलग प्रकार के संबंधित खनिजों से प्राप्त की जाती है, जैसे अभी आपने एल्यूमिनियम का देखा ही था। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसकी भी बात करें। जबकि पोषण की दृष्टि से खनिज वे सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारी शारीरिक वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और ये सारी चीज़ें। उपयुक्त तो दोनों ही परिस्थितियों में अकार्बनिक ठोस क्या होते हैं? एक प्रकार से पदार्थ होते हैं। ठीक है, खनिज जो है अकार्बनिक ठोस माने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट या फिर टीन? इसमें से आपको बताना है। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल यहाँ पर क्या है जिसमें लोह तत्व बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो धात्विक खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, तो लोह धात्विक खनिज होता है और एक अलोह जिसमें लोहा प्रेजेंट होता है। तो वही सभी प्रकार के खनिज जिसमें लोह का एक थोड़ा सा भी अंश है लोह धात्विक खनिज हो जाएंगे। फेरस मेटेलिक मटीरियल यहाँ पर या मिनरल यहाँ पर हो जाएंगे, जैसे कि मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया। इन तीनों के अंदर क्या होता है? लो अंश पाया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, जबकि ऐसे खनिज जिसमें लो अंश नहीं होता है अलोह खनिज यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तांबा, निकिल, बॉक्साइट आदि हो गया। टीन और निकिल दोनों क्या है? अलोह खनिज हैं। यहाँ पर एक तो टीन भी हो गया और एक निकिल, ये दोनों के दोनों क्या है? अलोह है, मतलब मोर देन वन। या तो ऑप्शन में आपका क्या दे रखा है? नन ऑफ दी अबोव दे रखा है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, दोनों ही क्या है? नॉन मेटल यहाँ पर है। नॉन मेटल दैट मीन्स नॉन फेरस, जिसमें लोह अंश बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एंड डी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से आएगा। आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन नहीं है तो आपको इस तरीके से आएगा ए और बी, बी और डी, सी और ए, ऐसे करके। तो फिर आप सिलेक्ट करना, एक तो बी नहीं होता है और एक टीन नहीं होता है, बी और डी नहीं होते हैं, बाकी सारे फेरस मेटेलिक मिनरल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पूरा डिटेल भी दे रखा है। एक तो मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है और एक लोहा। ठीक है, इन सभी में लोह अंश होता ही है। ठीक है, लेकिन किस में नहीं होता है? तांबा, निकिल, बॉक्साइट। ठीक है, ये अलोह खनिज कहलाते हैं। क्लियर? और एक टीन भी हो गया आपका इसी के अंदर। चलिए, अधात्विक खनिज कौन सा है? ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल यहाँ पर कौन सा है? संगमरमर, मैग्नीज, चांदी या फिर सीसा? संगमरमर एक अधात्विक खनिज है। इसके अतिरिक्त दिए जाने वाले विकल्प में ये तीनों के तीनों धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज रासायनिक तत्वों का एक विशेष समूह है जिसको पिघलने पर कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा। जब ये मेल्ट होगा तो कोई भी पदार्थ नहीं बनेगा, जैसे लाइक रेत हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। सबसे पहला जिंक, कैल्शियम और ऑक्सीजन पाया जाता है। कैल्शियम, ऑक्सीजन और टीन पाया जाता है। मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। जिंक, टीन और गंधक प्रेजेंट यहाँ पर रहता है। तो बेसिकली टैल्क के अंदर जो है क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Mg3Si4O10, मतलब ऑक्सीजन के 10 अणु और इसका हाइड्रोक्साइड OH का ट्वाइस, अर्थात इसमें मैग्नीशियम, जिसके नाम से समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। भारत में, ये आपको MP में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसका उपयोग पाउडर और क्रीम बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो बेसिकली आप क्रीम पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है तो आप ध्यान रखना। मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अपना अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस पर देखना भी सही, किसकी कितनी % मात्रा अवेलेबल है वो भी आपको दिखाई देगा परसेंटेज में। ओके, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबल तापन के द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, ये सभी आप कमेंट करिएगा और सर्च करके, ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगाएं, आप इसको प्रॉपर सर्च करिएगा क्योंकि इसका डिटेल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाकी के सेशन आफ्टर बायो क्लास हम लोग करेंगे। इसके बाकी के और भी क्वेश्चंस बहुत सारे इसके अंदर बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले एक बार बायो हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जिनका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उनका क्लियर हो जाए थोड़ा बायो, और उसके बाद हम लोग वापस से केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपके प्री में भी हेल्प करेगी और साथ ही सीरीज़ आपकी मेंस में भी हेल्प कर देगी। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी आपका फिर 6 PM CDP सेशन भी रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट अभी तक साइंस क्लास से ऐड नहीं है वो भी साइंस क्लास यहाँ पर रेगुलर देख पाएँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।